ऐसा चाहूँ मैं राज जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसें रविदास रहे प्रसन्न। ये पूरी कल्पना बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर आधारित है। लोग समझते हैं ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं रविदास जी महाराज से दी गई हैं। मानवर कांसीराम साहब ने 5 दिन का प्रोग्राम रखा था, बाम सेव का 3rd नेशनल कन्वेंशन। उसमें हम इटावा से 5 लोग गए और उस कन्वेंशन ने पहली दफ़े बहन जी से और साहब से वहीं हमारी मुलाकात हुई परेड ग्राउंड में। उसका तत्कालीन नाम अम्बेडकर ग्राउंड रख छोड़ा था। वहीं हमारी मुलाकात होती है और उस 5 दिन के अंदर मेरी पूरी विचारधारा पलट गई। जो वनवादी विचारधारा में ग्रस्त था वो पूरी अम्बेडकरवाद की विचारधारा आ गई। तब से आज तक लगातार इस लगा हुआ हूँ। महसूस करता था कि ट्रेन में या कार में वो मुझ पर फोकस ज़्यादा रखते थे। उस टाइम मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज जब समझता हूँ तो देखता हूँ उस दौर में कि उन्होंने 25 से 35 साल के युवाओं पर फोकस किया। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें, संत शिरोमणि रविदास इनकी जयंती पूरा भारत मना रहा है। और इतना ही नहीं तो जहां पर भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं, वो लोग भी संत शिरोमणि रविदास इनकी जयंती मना रहे हैं। और इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर अभी हम लोग यहाँ पर बनारस काशी विश्वविद्यालय में अभी इस वक्त है। और हम लोग अभी सीधी बातचीत करने वाले हैं बामसेफ से संबंधित काफ़ी समय से लगातार काम करने वाले साथी मान्यवर कांशीराम साहब के समय से, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को मंजिले मुकाम तक के पहुंचाने के लिए काम किया, ऐसे सोबरन सिंह जिसे हम बातचीत करेंगे। और इस देश के अंदर में लगातार चल रही तमाम जो समस्याएं हैं या फिर बहुजन राजनीति है, इसको लेकर जो उठापटक शुरू है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे सीधी हम बातचीत करवाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस देश के अंदर में जो बहुजन पॉलिटिक्स, जो राजनीति चल रही है, इसका क्या आखिर भविष्य होगा या नहीं होगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका स्वागत हमारे इस चैनल पर। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, क्योंकि आप मतलब सामाजिक जागरूकता के प्रति काफ़ी जागृत हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई। सर, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती अभी पूरा भारत मनाने वाला है, तो इनकी जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूवर्स को, देश की जनता को। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जयंती भारत ही नहीं मनाता बल्कि दुनिया के 150 देशों में मनाई जाती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि संत शिरोमणि रविदास जी ने इतना काम किया है जो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाया है। और जो आज हम देखते हैं वो सब 90% झूठ पर आधारित है। सही मायने में संत शिरोमणि रविदास जी ने गुरुमुखी भाषा का आविष्कार किया और जिसको लोगों को बताया नहीं जाता है। तो लोग सोचते हैं संत शिरोमणि रविदास जी का आंदोलन पंजाब में बहुत पनपा, तो उसका पनपने का कारण ही यह है कि उन्होंने पंजाब को एक भाषा दी और आज की तारीख में ये भाषा कनाडा की दूसरी भाषा बन चुकी है, क्योंकि कनाडा में पंजाब के लोग बहुत आय में रहते हैं, संत रविदास जी को मानने वाले लोग। तो अभी इसी के साथ साथ जैसे कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का अगर हम इतिहास देखें और वर्तमान में स्थिति देखें, तो हमको उसके अंदर में कहीं ना कहीं जो एक ब्राह्मणवादी विचारधारा का कहने की घुसपैठ नजर आता है। तो और जो उनके जो असल में जो दोहे उनकी चौपाइयाँ रही, इसके अंदर में कहीं ना कहीं क्या आप उसके अंतर देखते या फिर किस तरीके से इसका विश्लेषण रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घुसपैठ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 90% घुसपैठ है और जो हमें बताया जाता है वो बिल्कुल ही गलत बताया जाता है। जबकि संत श्रोमणी रविदास जी ने जो आज बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है या दूसरे लोग समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो बहुत पहले उन्होंने अपने काव्य में लिखा है, ऐसा चाहूँ मैं राज जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसें रविदास रहे प्रसन्न। ये पूरी कल्पना बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर आधारित है। लोग समझते हैं ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं
रविदास जी महाराज से ली गई हैं। पिछले सवाल में मैं देशवासियों को माफ़ी चाहता हूँ, इस मौके पर बधाई नहीं दे सका। देशवासी और आपका चैनल को इस मौके पे संत शिरोमणि रविदास जी के प्रकाश पर्व के मौके पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सर मैं जानना चाहूँगा कि इस मिशन मूवमेंट से आप कब जुड़े, कैसे क्या जुड़े और मान्यवर कांशीराम साहब से कब आपका संबंध मिला और क्या ऐसा वो वाक़या रहा जिसको आपको लगा कि इस काम को करना समय की माँग है या फिर आपको ऐसा लगा कि मेरा जितना ज़्यादा समय हो सके मैं इस मिशन मूवमेंट को लगाऊँगा, कब से आपको ये लगा? ऐसा था कि मैं रेलवे में इटावा में सर्विस करता था, क्लास 3 का एम्प्लॉई था। तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था और पढ़ने लिखने के उस शौक़ के वजह से मुझे बहुजन संगठन मिलने लगे थे जब से शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल सन 80 से। मेरे फादर दिल्ली में थे, वो मतलब वहाँ उनके एक मित्र देते थे रतन सिंह जी, वो खुद नहीं पढ़ते थे, घर ले आते थे, मैं पढ़ता था। उसी से मुझे इस आंदोलन के प्रति दिलचस्पी बढ़ी। आते आते 81 में चंडीगढ़ में मानवर कांशीराम साहब ने 5 दिन का प्रोग्राम रखा था, बाम सेब का 3rd नेशनल कन्वेंशन। उसमें हम इटावा से 5 लोग गए और उस कन्वेंशन ने पहली दफ़े बहन जी से और साहब से वहीं हमारी मुलाकात हुई परेड ग्राउंड में। उसका तत्कालीन नाम अम्बेडकर ग्राउंड रख छोड़ा था। वहीं हमारी मुलाकात होती है और उस 5 दिन के अंदर मेरी पूरी विचारधारा पलट गई। जो वनवादी विचारधारा में ग्रस्त था वो पूरी अम्बेडकरवाद की विचारधारा आ गई। तब से आज तक लगातार इस विचारधारा में जुड़ा हुआ हूँ और समझता हूँ अंतिम समय तक ये विचारधारा छोड़ नहीं पाऊँगा। इतनी अच्छी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा है। हम अंधकार में भटक रहे थे, मानवर कांशीराम साहब ने और बहन जी ने एक रास्ता सुझा दिया। हम जब देखते हैं आपके माध्यम से जिस प्रकार तमाम आर्टिकल्स बाबा साहब से, मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी से संबंधित आते हैं, तो मैं एक जानना चाहूँगा ऐसा कोई वाक़या जो कि आप कभी भुला नहीं पाएँगे या फिर तमाम उन हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो भी जो बहुजन विचारधारा को देखना समझना चाहते हैं, तो ऐसा कोई वाक़या जो कि आपका बहुत ज़्यादा एकदम दिल के करीब हो या फिर वो अभी तक के किसी को पता ना हो, जो मान्यवर कांशीराम साहब से जुड़ा हुआ हो? ऐसा वाक़या तो क्या है कि मानवर कांशीराम साहब को मैं बाहर से अक्सर लेने जाता था। कभी-कभी मेरे साथ मेरे साथी हुआ करते थे श्री राम स्वरूप जी। तो वो मानवर कांशीराम साहब के हम उम्र थे और मैं बहुत छोटा था। मैं 22 साल मानवर कांशीराम साहब से छोटा था। तो मैं महसूस करता था कि ट्रेन में या कार में वो मुझ पर फोकस ज़्यादा रखते थे। उस टाइम मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज जब समझता हूँ तो देखता हूँ उस दौर में कि उन्होंने 25 से 35 साल के युवाओं पर फोकस किया था और युवा देश में परिवर्तन लाते हैं। तो वो सोच मेरी रिटायरमेंट तक बन गई थी। अब रिटायरमेंट के बाद मुझे जो कांशीराम साहब ने नैतिक जिम्मेदारी निर्वहन के लिए कहा था, तो आज मैं जो मुझको जानकारी है मानवर कांशीराम साहब का, बहन जी का सानिध्य मिला है, सानिध्य नहीं बड़ा स्नेह मिला है, तो मैं चाहता हूँ जो जानकारियाँ हैं वो युवाओं तक ट्रांसफ़र हो जाए और युवाओं तक पहुँच जाएँ, तो हमारा आंदोलन तीव्र गति से दौड़ता रहेगा। और मैं निश्चित समझता हूँ कि पहुँच रही हैं, युवा मेरा सम्मान कर रहे हैं और उसी सम्मान की बदौलत आज मैं बीएचयू में मौजूद हूँ। आज मेरा कार्यक्रम है बीएचयू में। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और इसलिए हमारा नैतिक, बहन जी ने 50% कहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, युवा परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह में मेरा जुड़ना हुआ और इस तरह मैं बहुजन युवाओं के नाम से लिखता हूँ। अभी जैसे कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आए दिन बयानबाजी हो रही है, खासतौर पर रामचरितमानस को लेकर। और हाल ही में अभी बहन जी का ट्वीट भी आया है रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? जिस प्रकार समाजवादी पार्टी अपने आप को शूद्र कहलवाने के लिए लगी पड़ी हुई है, क्या सोच रखते हैं इसके ऊपर में, या फिर बहन जी के ट्वीट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, विषय लंबा है। मानवर कांशीराम साहब की सोच शूद्र या दलित पर कभी फोकस नहीं था। हालांकि उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई थी, तभी उन्होंने यूज किया है उसका, और उससे उन्होंने संघर्ष के लिए वो आंदोलन बनाया था। अगर वो चाहते तो दलित समाज पार्टी बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं बनाया। उन्होंने फोकस किया बहुजन पर। शूद्र समाज पार्टी बना सकते थे, शूद्र पर कभी फोकस नहीं किया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जैसे ही सन 85 में पार्टी बनाते हैं मानवर कांशीराम साहब, तो चरण सिंह जी का ऑफर आता है
समझौते के लिए लोकसभा का चुनाव होता है 85 के अंत में, कि आप हमारी पार्टी से समझौता कर लीजिए। घनश्याम साहब कहते हैं कि मतलब समझौता तो कर लेंगे, लेकिन आपको ब्राह्मणवादी विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए वो राजी नहीं हुए। 1/3 सीटें देने को तैयार थे। उन्होंने कहा अगर मैं ये विचारधारा छोड़ दूंगा तो फिर आपका समझौता नहीं होगा, मेरी लोकदल का आपकी पार्टी में विलय हो जाएगा। यही बातें श्री मुलायम सिंह जी से हुई थी जब मुलायम सिंह जी ने समझौता किया था 92 में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी तो मानवर कांसीराम साहब ने बनाई है, वरना ये तो जिन लोगों को आज मतलब दुत्कार रहे हैं उनके पीछे लगे रहते थे। कभी सुब्रमण्यम स्वामी के साथ मिलते थे मुलायम सिंह जी, कभी चंद्रा स्वामी के साथ मिलते थे कांसीराम साहब से, कभी चंद्रशेखर जी के साथ मिलते थे। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि ये तुम ब्राह्मण बनिया छत्तियों को लिए फिरते हो, तो तुम्हारा हमारा समझौता नहीं हो सकता है, तुम पहले खुद तो नेता बनो। तो फिर मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई मानवर कांसीराम साहब के साथ में, फिर समझौता हुआ। और समझौते में मानवर कांसीराम साहब ने ये बात रखी कि आपको ये विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। तो जब देखा कि उन्होंने कहा कि हम तो विचारधारा नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, जो बसपा सपा का गठबंधन हुआ था उसमें 164 सीटें मानवर कांसीराम साहब ने लड़ी थी, 6 सीटें मुलायम सिंह जी ने लड़ी थी। उन 164 सीटों में किसी भी मनवादी व्यवस्था के पोषक को मानवर कांसीराम साहब ने टिकट नहीं दिया था। उसके बावजूद भी जो वादा किया था कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया था। आगे की बात कोई कहता नहीं। आगे की बात ये थी कि जब अगला लोकसभा चुनाव होना था तो 60% सीटें बसपा को मिलनी थी। आगे भी ये गठबंधन आना था, 40% सीटें मुलायम सिंह जी लड़ते, लेकिन उससे पहले ही व्यवस्था के पोषक लोगों ने ये गठबंधन तोड़वा दिया। तो आप वर्तमान संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि जब कांसीराम साहब ने समझौता क्यों किया था, इसलिए किया था बहुजन समाज बनाने के लिए। तो तब किसी की समझ में नहीं आ रहा था, कोई बहुजन समाज नहीं बना रहा था। लेकिन आज कांसीराम साहब की बात पूरे मुल्क को समझ में आ रही है, तो कोई शूद्र बन रहा है, कोई पिछड़ा बन रहा है। पहले तो ये अपना अपने को स्वीकार ही नहीं करते थे, अब क्यों शूद्र स्वीकार कर रहे हो? कांसीराम साहब ने ये बढ़िया नाम दिया, बौद्ध साहित्य से लिया है बहुजन नाम। तो शूद्र तो ये मनु संस्कृत का नाम है, तो उसको आप स्वीकार कर रहे हो। जो कांसीराम साहब सब दे गए उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तो बस इतनी सी बात है कि अगर चाहते तो सुसमाज पार्टी का कांसीराम साहब भी बना सकते थे। समाजवादी पार्टी अपने आप को बहुजनों का और बहुजन महापुरुषों का हितैषी बता रही है, और अपने ट्वीट में भी बहन जी ने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है, तो क्या बताएंगे इसके ऊपर? अगर ये हितैषी होती तो बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन महापुरुषों के और ख़ास तौर से बैकवर्डों के नाम रखे थे, बहन जी ने जिले बनाए थे, बड़े बड़े काम किए थे। और माननीय मुलायम सिंह जी तो साहू जी के बारे में कहते थे ये साहू बाहू क्या है, ये तो पिछड़ों के बारे में नहीं जानते हैं। अभी ये पिछड़ों के अलंबरदार बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 21वें चुनाव हुआ है, ममता बनर्जी ने केवल 19 टिकट दिए हैं पिछड़ों को, जबकि आबादी के हिसाब से 134 टिकट होने 53 टिकट होने चाहिए। 134 टिकट की ममता बनर्जी ने ओबीसी की हकमारी कर ली, और ये उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आप कैसे इनको पिछड़ों का हितैषी मान सकते हैं? केजरीवाल का समर्थन करते हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं, या आरक्षण के खुद भी विरोधी हैं। ये बिल्कुल भी मतलब ये तो ये देख रहे हैं कि कांसीराम का फार्मूला हमें सत्ता में पहुंचा सकता है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अगर बहुजन चिल्लाएंगे, बहुजन कहेंगे, तो कांसीराम की बात, बहन जी की बात आगे बढ़ेगी। इसलिए वो विकल्प में कोई मूल निवासी कहता है, कोई सूद कहता है, इसलिए मतलब है नहीं वो। अभी आखिरी साथ ही साथ मैं पूछना चाहूँगा कि देश में सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, रामराज की बात हो रही है, ऐसे में बहुजनों की राजनीति कहीं न कहीं उथल-पुथल दिख रही है, तो क्या होगा भविष्य में बहुजनों की राजनीति का? सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इसी तरीके से जद्दोजहद में बनी रहेगी? बहुजन की राजनीति निश्चित सफल होगी। ये 5000 साल पुरानी लड़ाई है। अब हम इसे चाहें 10-20 साल में जीत जाएं तो इतनी आसान नहीं है, और जिनसे हमारी लड़ाई है वो बहुत बुद्धिजीवी हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे वर्तमान में सब दल इसी राजनीति पर आ रहे हैं, चाहे मुखौटा लगा के आ रहे हों, चाहे कुछ आ रहे हों, करना धरना उन्हें कुछ नहीं है। बहुजनों की राजनीति हर हाल में सफल होगी। और इसीलिए जो अपने को शूद्र मानते नहीं थे, जिनका मतलब यानी कभी ये आपने देखा इनका ये तो सर्वविदित है कि इनका आवाज़ दुलवाया गया था, आज अपने को शूद्र कह रहे हैं, तब शूद्र नहीं मानते थे। और
कांसीराम साहब कहते थे जात कड़वी सच्चाई है, और बाबा साहब भी कहते थे कि ये ऐसी मीनार है, इसमें जीना नहीं है, सीढ़ी नहीं है, ऊपर नहीं जा सकते हो। लेकिन इन्होंने, इनके परिवार ने शादी ब्याह करके उस सीढ़ी को तोड़ना चाहा, उसके बावजूद भी इनके सुजातीय मुख्यमंत्री ने इनका आवास दिलवाया। तो ये राजनीति सफल है और सब जान रहे हैं, सब बहुजन समाज पार्टी के फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। किसी के पास वोट ही नहीं है। जब बहुजन, अगर बहुजन बन गया तो वोट किसके पास बनेगा? इसीलिए सब लोग गैर संवैधानिक नाम, संविधान में नाम भारत है, इंडिया है, लेकिन कोई नहीं कहता है। जितने टीवी के एंकर हैं हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया क्यों नहीं कहते हैं भाई, जब संवैधानिक नाम है। अच्छा, और कोई संज्ञान नहीं लेता इसका, सेंसर बोर्ड संज्ञान नहीं लेता, तमाम फिल्में हिंदुस्तान के नाम से बनती हैं। तो ये जो बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की या मानवर कांसीराम साहब की राजनीति है, आज इसी राजनीति पे चल रहा है देश। जिस तरह आज रविदास जयंती के मौके में बताना चाहता हूँ कि जो बातें आज हो रही हैं, बहुजन समाज पार्टी कर रही है, वो रविदास जी 650 साल पहले इस मुल्क में कर चुके हैं। लेकिन बस जिस तरह रविदास जी को लोग प्रमुखता नहीं देना चाहते हैं, 90% उसमें घालमेल कर दिया है। तो उनको संत शिरोमणि रविदास जी को याद करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, ये बौद्ध रविदास हमारे महापुरुषों का कंसेप्ट है और ये सफल होके रहेगा। बाधाएं आती हैं, चली जाएंगी बाधाएं। मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा अपने भाषणों में और तमाम लोगों से बातचीत करते समय जरूर कहते थे 21वीं सदी हमारी है। देखना दिलचस्प होगा कि ये 21वीं सदी जिस तरीके से बहुजनों की है, बहुजनों की राजनीति किस प्रकार सफल होती है या नहीं होती, और आखिर देश के अंदर में रहने वाले तमाम बुद्धिजीवी लोग किस प्रकार अपने इस राजनीति को सफल करने के लिए, तमाम बहुजन समाज के लोग राजनीति को सफल करने के लिए अपना समय, बुद्धि और पैसा किस प्रकार लगाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे द थिंग के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।